इकोनॉमिक्स के अंदर करेंगे आप चैप्टर नंबर 4 मांग की कीमत लॉज, जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि इसकी श्रेणियाँ पढ़ी थी कीमत लॉज की। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इनकी विधियाँ। ठीक है, फर्स्ट नंबर आज क्या टॉपिक क्या होगा हमारे लिए कि कीमत लॉज मापने की विधियाँ। कीमत लॉज मापने की विधि कि कैसे हम कीमत लॉज को मापते हैं। तो फर्स्ट नंबर विधि है इसके अंदर हमारे पास कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि, ठीक है। कुल व्यय विधि के अंदर व्यय का मतलब हो गया खर्चे, कुल खर्चा की विधि हो गई। ठीक है, सीधे से मतलब ये हो गया। इस विधि के अंदर ये कह रहे हैं कि इस विधि के अंदर इन्होंने कहा है कि डॉक्टर मार्शल है एक नाम का अर्थशास्त्री डॉक्टर मार्शल, जिसने क्या बोला है इसके बारे में कि कीमत लॉज इस विधि के अनुसार मांग की कीमत लॉज मापने के लिए मांग की कीमत लॉज मापने के लिए मांग की कीमत लॉज मांगने के लिए यह मालूम करना चाहिए, यह मालूम करना चाहिए कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस पर किए जाने वाले वे में कितना परिवर्तन होगा, में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, वे समझ लो या कुल व्यय। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या है, कुल व्यय विधि के अंदर क्या है, डॉक्टर मार्शल एक अर्थशास्त्री जिन्होंने क्या बोला है कि इस विधि को मापने के लिए कीमत लॉज को मापने के लिए हमें ये मालूम करना चाहिए कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसके कुल व्यय में कितना परिवर्तन है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमने मांग की अवधारणा की थी, जिसके अंदर हमने क्या किया था, सिर्फ इतनी चीज़ों का डिस्कस किया था कि भाई कीमत कम होने से मांग क्या होती है, बढ़ती है, कीमत अगर बढ़ती है तो मांग क्या होती है, इतना ही हमने मालूम किया था। हमें इतना मालूम नहीं था कि भाई हाँ इतनी % कीमत अगर कम होती है तो कितनी मांग कम होती है। हमें क्या बताने थे इसके अंदर, हमें आंकड़ों के अंदर बताने थे। ठीक है, तो इसके अंदर ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई वस्तु की कीमत क्या होती है 5% से अधिक होती है तो उसके अंदर मांग के अंदर कितना परिवर्तन होगा, इस चीज़ को मापना होगा। इसको मापने के लिए हमें क्या करिए है कि इसके अंदर 3 विधि दी है। कुल विधि के अंदर कितनी विधि दी है, 3 विधि दी है। तो 3 विधि की हम बात करते हैं। फर्स्ट नंबर विधि है लोचदार। फर्स्ट नंबर है हमारे पास लोचदार विधि। ठीक है, लोचदार विधि का मतलब हो गया इकाई से। लोचदार का मतलब क्या होता है कि परिवर्तन होना, कि वस्तु के अगर मूल्य में क्या होता है, परिवर्तन होता है, या वस्तु का मूल्य स्थायी रहता है तो भी क्या होता है, वस्तु के अंदर क्या होता है कि उसकी मांग के अंदर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लोचदार बोलते हैं। तो लोचदार का मतलब हो गया इकाई से अधिक, इकाई से अधिक। ठीक है, इकाई से अधिक का मतलब हो गया कि कोई वस्तु के मतलब जो कीमत और मांग होती है ना,
कीमत व मांग क्या होती है, विपरीत संबंध होता है। कीमत व मांग में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध का मतलब हो गया कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, और अगर प्राइस क्या होती है, डाउन होती है, तो डिमांड क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि लॉसदार विधि के अंदर क्या होगा कि इकाई से अधिक, अगर कीमत और मांग में क्या होता है, हमेशा विपरीत संबंध होता है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक डाउन, और प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड क्या हो जाती है, उसकी बढ़ जाती है। तो हमें अब क्या बताना है, इनको वे के अंदर बताना है कि कुल व्यय में क्या परिवर्तन आता है। तो कुल व्यय में परिवर्तन का हो गया कि जैसे मान लो कि हमने कोई वस्तु की प्राइस ले ली, कोई वस्तु की हमने क्या ले ली, प्राइस ले ली, ठीक है, और उसकी डिमांड ले ली, और उसका क्या ले लिया, वे ले लिया। कुल व्यय कितने होंगे उसके अंदर। तो मान लो कि कोई वस्तु की मान लो डिमांड होती है, प्राइस होती है 10 रुपये, तो उसकी डिमांड कितनी हो जाएगी, 100 होती है, और उसी प्राइस की क्या होती है, कीमत मान लो क्या हो जाए, 20 हो जाए, तो उसकी डिमांड मान लो घट के कितनी हो जाए, 20 हो जाए। तो इसके अंदर डिमांड कितनी चल रही है, अगर हम कुल व्यय की बात करें कि कोई वस्तु की मान लो प्राइस कितनी हो, 10 रुपये होती है, तो डिमांड कितनी हो जाएगी उसकी, 100 हो जाएगी, और उसी वस्तु की प्राइस को बढ़ा के 20 कर दी जाए तो डिमांड में कितना फर्क आ जाएगा, 20 का फर्क आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कुल व्यय यहाँ पे कितने चल रहे हैं, 1000, और इसके अंदर कितने व्यय हो जाएंगे, 400। कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ वस्तु की क्या हो जाए, प्राइस बढ़ जाए, तो उसके व्यय में ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, सीधी सी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कि अगर कोई वस्तु की क्या हो जाए, प्राइस में वृद्धि हो जाए, तो उसके व्यय में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कि अगर प्राइस पहले क्या था, 10 रुपये था, तो हमारे पास व्यय कितने लगते थे, 1000 लगते थे। अब उसी वस्तु का प्राइस कितना कर दिया उन्होंने, 20 कर दिया, तो उस वस्तु का व्यय कितना लगा, 400 ही लगा। ऐसे हमने ये क्या कर दिया, हमने कि प्राइस बढ़ने पे अकॉर्डिंग कर लिया। अब प्राइस कम करने के अकॉर्डिंग कर लेते हैं कि किसी वस्तु की मान लो प्राइस कितने हो, 2 रुपये, तो उस वस्तु के कितने बिकते हैं, मान लो 3 होते हैं, और उसी वस्तु की मान लो प्राइस कितने हो जाए, 1 हो जाए, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ इसके अंदर 8 बिकने स्टार्ट हो जाए। अगर मान लो कोई वस्तु की प्राइस 2 रुपये है, तो वहाँ पे कितने डिमांड कितनी उसकी होगी, 3, और उसी वस्तु की प्राइस कर के कितनी हो जाएगी, 1 रुपये हो जाएगी, तो उसकी डिमांड कितनी होती है, 8 हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, व्यय कितना हो जाएगा इसके अंदर, प्राइस बढ़ने पर व्यय 6, और इसके अंदर क्या हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि अगर प्राइस भी क्या हो रही है, प्राइस में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो व्यय क्या होंगे, बढ़ेंगे, और अगर डिमांड प्राइस में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो व्यय क्या हो जाएंगे, घटेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट नंबर लॉसदार विधि। अगला हम करेंगे इकाई लोच मांग। ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं एक मांग। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि मांग लॉस, इकाई लॉस के मांग का मतलब हो गया कि अगर कोई वस्तु की मान लो कि प्राइस क्या हो रही है, 10% से बढ़ रही है, ठीक है, वृद्धि हो रही है, किसी वस्तु की क्या होती है, प्राइस में अगर 10% वृद्धि हो रही है, तो उसकी डिमांड में भी क्या हो जाएगा, 10% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु की प्राइस 10% से कम हो रही है, तो उसकी वृद्धि भी क्या हो जाएगी, कमी भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक 10 हो जाएगी, और 10% से क्या कम हो रही है, तो उसकी वृद्धि, मांग की वृद्धि क्या हो जाएगी, 10%। मतलब इक्विजेशन चलता है, इक्वल चलता है इसके अंदर। ठीक है, इक्वल का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि हमने कोई वस्तु की, जैसे मान लो कि प्राइस ले ली और डिमांड ले लिया, और हमने यहाँ पे वे ले लिया, एक्सपेंसेस ले लिया। ठीक है, तो जैसे मान लो कि कोई वस्तु की प्राइस कितनी थी, पहले 2 रुपये थी, तो उसकी डिमांड कितनी होती थी, 4, तो टोटल मिला के वे कितने होते थे हमारे, 8। अब उस वस्तु की प्राइस घट के कितनी होगी, 1 रुपये होगी, और हमारी डिमांड कितनी हो जाएगी, डिमांड बढ़ती है, तो डिमांड कितनी होगी, 8, तो वह कितनी हो जाएगी हमारे पास, 8। कि अगर कहने का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु की मान लो कि प्राइस क्या हो रही है कि कम वृद्धि से क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हमारे व्यय के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं हम, इकाई लॉस मांग कहते हैं। कि कोई वस्तु की प्राइस कम या वृद्धि, कम या अधिक होने पर क्या होता है कि उस वस्तु की क्या, उस वस्तु के व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, इकाई लॉस मांग कहते हैं। E = 1। ठीक है, ये होता है हमारे पास सेकेंड पॉइंट। थर्ड नंबर पॉइंट है हमारे पास बेलोचदार। बेलोचदार का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, या फिर निम्न
कोई छोटे स्तर का कुछ परिवर्तन होता है, जिनके अंदर ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लो कि बेरोजगार के अंदर क्या हो गया, डेफिनेशन दे दी कि जैसे मान लो प्राइस और डिमांड ले ली। इसकी थर्ड मेथड क्या है हमारे पास, बेरोजगार। फर्स्ट नंबर पढ़ा था हमने लोचदार, सेकेंड नंबर पढ़ा इसके अंदर विधि है इकाई लोच मांग की कुल व्यय के अंदर, और थर्ड नंबर इसके अंदर है बेरोजगार। बेरोजगार का मतलब हो गया कि वस्तु के अंदर कोई भी वृद्धि नहीं। अगर मान लो कि किसी वस्तु के क्या होते हैं, मूल्य के अंदर क्या हो जाए, कितनी भी वृद्धि या कमी हो जाए, तो उसका क्या होती है, मांग क्या रहती है, स्थिर रहती है, या फिर कुछ हद तक थोड़ी बहुत क्या होती है, चेंज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिए वे। तो जैसे मान लो कोई वस्तु की मान लो कीमत कितनी थी, 10 थी, तो डिमांड कितनी हो जाएगी उसकी, 1000, तो वे कितने हो जाएंगे उसके, 1000 वे, 1000 रुपये का क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाए। अब मान लो कि उसकी प्राइस बढ़ के कितनी हो जाए, 20 हो जाए, लेकिन डिमांड क्या रहे उसकी, थोड़ा बहुत कमी हो जाए, मान लो कि कितनी हो जाए, 80 हो जाए, तो वे कितने हो जाएंगे उसके, 16। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई वस्तु की मान लो कि प्राइस बढ़ती है तो वे भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और अगर किसी वस्तु की प्राइस कमी होती है तो वे भी क्या होते हैं, ऑटोमेटिक कम होते हैं। जैसे मान लो बेरोजगार के अंदर ले लिया कि अगर हमने प्राइस को 20 से बढ़ाकर 10 से बढ़ाकर 20 में कर दिया, तो हमारे डिमांड के अंदर क्या हुआ, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी फर्क नहीं आया। हमारे पहले प्रयोग कितने लगते थे, 1000 लगते थे, जिससे हमारी प्राइस क्या हुई, बढ़ी, तो हमारे वे भी क्या हो गए, बढ़ गए। तो बेरोजगार के अंदर यही रूल है कि अगर किसी वस्तु की क्या होती है, प्राइस बढ़ती है, मान लो कि कीमत बढ़ती है, तो उसकी व्यय भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और किसी वस्तु की क्या होती है, कीमत कम होती है, तो उसके व्यय भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जैसे मान लो ये हमने बढ़ने का ले लिया, अब कम लेने का ले लीजिए कि जैसे मान लो कि हमने कम का ले लिया कि कोई वस्तु की मान लो प्राइस कितनी है, 2 रुपये, और डिमांड कितनी हो गई उसकी, मान लो कि 3 है, तो टोटल मिला के व्यय कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए। अब कोई वस्तु की प्राइस घट के कितनी हो गई, 1 हो गई, और उसकी डिमांड कितनी हो जाएगी, अब डिमांड कितनी होगी, 10। ठीक है, तो टोटल मिला के हमारे पास यहाँ पे कितने हो जाएंगे, सॉरी, कोई वस्तु की मान लो कि 2 रुपये प्राइस थी, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, डिमांड कितनी थी, 3 थी, और उस वस्तु की कम हो गई, कितनी हो गई, 1 हो गई, तो यहाँ पे डिमांड में ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, कितने आ गए, मान लो 4, 1 एक्स्ट्रा बढ़ गई, तो यहाँ पे कितने आ गए। तो इसके अंदर भी कह रखा है कि अगर कोई वस्तु की प्राइस कम होती है तो वे भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और अगर उस वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो वे में भी क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। और ये क्या लेते हैं, बेरोजगार रहते हैं। बेरोजगार का मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं रहता है इनके अंदर। डिमांड जो मांग होती है उनके अंदर वस्तु के मूल्य में अगर कोई भी वृद्धि हो या फिर कमी हो, तो उसके या तो ये क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं, उनकी क्या रहेगी, डिमांड स्थिर रहेगी मांग, और या फिर क्या होता है, थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बेरोजगार का मैंने रूल दिखा दिया कि वस्तु की प्राइस कीमत बढ़ने पर क्या होती है, वे में वृद्धि होती है, और वस्तु की कीमत कम होने पर वे में भी क्या होती है, कमी होती है। ये क्या हो गए हमारी कुल व्यय विधि के 3 विधि मापने, कुल व्यय विधि मापने के 3 विधि। अब इस कीमत लॉस मापने की फर्स्ट विधि हमने पढ़ ली थी, कुल व्यय विधि। सेकेंड नंबर पढ़ेंगे हम प्रतिशत व अनुपातिक, प्रतिशत व अनुपातिक विधि। ठीक है, ये सेकेंड। इस विधि के अंदर क्या दे रखा है, इस विधि के अंदर है कि मांग की लोच, मांग की लोच, ठीक है, का अनुपात का अनुमान लगाने के लिए, अनुमान लगाने के लिए मांग की लोच का अनुमान लगाने के लिए मांग में होने वाले प्रतिशत या अनुपातिक, प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन को कीमत में होने वाले
प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन का भाग दे दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि प्रतिशत या अनुपातिक विधि के अंदर क्या है कि मांग की लॉस का अनुमान लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मांग में होने वाले जो अनुपातिक या प्रतिशत है, क्या अनुपातिक या प्रतिशत का मतलब हो गया, मैंने भी बताया था कि 5% अगर कोई कीमत में क्या होती है, प्राइस में क्या होती है, 5% की क्या होती है, वृद्धि होती है, 5% की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो उस वस्तु की क्या होती है, कीमत में क्या होना चाहिए, जैसे मान लो कि 10% की क्या होगी, कमी होगी। मांग के अंदर क्या हो गया कि 10% की कमी होगी, वो क्या हो गया, प्रतिशत। ठीक है, और प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन को कीमत में होने वाले प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन से क्या कर दिया जाएगा, भाग दे दिया जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, प्रतिशत या अनुपातिक विधि। अब जैसे मान लो इसको निकालने के हमारे पास क्या है, फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले क्या है हमारे पास, जैसे हमने पहले ले लिया ईडी का हमारे पास फॉर्मूला है मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाय कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, इसका फॉर्मूला है ईडी बराबर होता है मांग की लॉस, जो मैं आपको लिखा दूंगा कि मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाय कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो परिवर्तन का अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी अपॉन पी। ठीक है, या फिर अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी। ठीक है, ये हो गया इसका सेकेंड नंबर। इसको हम चेंज करते हैं, डिवाइड के अंदर चेंज करते हैं तो ऊपर वाला डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला क्या चला जाता है, नीचे। या फिर हम किसको क्या ले सकते हैं, P अपॉन क्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ये क्या होते हैं, इसके फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि मांग के अनुपातिक परिवर्तन निकालने का तरीका क्या होता है कि मांग के परिवर्तन अनुपातिक परिवर्तन निकालने का क्या होता है कि Q1 माइनस क्यू अपॉन क्यू डिवाइड बाई P1 माइनस P अपॉन P। ये किसका है, इसके अंदर निकालने का तरीका कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन तो Q1 माइनस Q अपॉन Q। ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाई P1 माइनस P अपॉन P। ये क्या हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूले हो गए। अब हम इसको देखेंगे होते क्या है। देखो ईडी बराबर क्या होता है, ईडी होता है हमारे पास कीमत, ईडी बराबर होता है मांग की कीमत लो, ईडी बराबर होता है मांग की कीमत लॉस। ठीक है, उसके बाद में हमने ले लिया यहाँ पे डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू बराबर होता है मांग में परिवर्तन और डेल्टा पी बराबर होता है कीमत में परिवर्तन ये डेल्टा क्यू का फॉर्मूला है।
और ये डेल्टा पी का फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद में Q1 को क्या बोलते हैं? Q1 को बोलते हैं हम नई मांग, और Q को बोलते हैं हम प्रारंभिक मांग। ठीक है, और P1 को बोलते हैं हम नई कीमत, और P को बोलते हैं हम प्रारंभिक कीमत। ठीक है, तो इसका हमने बता दिया कि इसका फॉर्मूला कहता है मांग की अनुपातिक परिवर्तन, मांग में अनुपातिक व प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाय कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। इसको निकालने के लिए क्या होता है? डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस, मतलब Q1 का मतलब हो गया नई मांग माइनस Q अपॉन Q डिवाइड बाय P1 माइनस P अपॉन P। ठीक है, ये हो गया डेल्टा P का फॉर्मूला। अब इसको हम इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा Q अपॉन Q डिवाइड बाय डेल्टा P अपॉन P, या फिर इस फॉर्मूले को थोड़ा हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई P अपॉन डेल्टा P, और थोड़ा बहुत और अगर हम इसको कर देते हैं तो P अपॉन Q मल्टीप्लाई बाय डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। और मैंने इसके सब के लिखा दिया कि ED बराबर क्या होता है, डेल्टा Q बराबर क्या होता है, डेल्टा P बराबर क्या होता है, ये सारे मैंने इसके लिखा दिए। अब हम इसका एक एग्जाम्पल के रूप में क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत 7 रुपये से बढ़कर कितनी हो जाए, 7 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हो जाए। ठीक है, तो उसकी मांग में क्या हो जाएगा, मांग क्या हो जाएगी उसकी 6 रुपये से गिरकर 7 रुपये से बढ़कर, और 6 रुपये से गिरकर कितनी हो जाएगी 4 हो जाए, सॉरी 6 रुपये, उसकी मांग क्या हो जाएगी 6 से गिरकर कितनी हो जाएगी 4 की। कोई वस्तु की कीमत को अगर 7 रुपये से 10 रुपये कर दिया जाए तो उसकी डिमांड 7 रुपये थी, तो डिमांड कितनी थी उसकी 6 थी, और उसकी जैसे प्राइस को 10 कर दिया तो उसकी डिमांड कितनी हो गई 4। हम इसको क्या करते हैं पहले इसके से, तो पहले हम इसके सॉल्व करते हैं। तो ED बराबर फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, मांग की कीमत लॉस का फॉर्मूला क्या आ गया कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन, अनुपातिक या फिर प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाय कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ED का फॉर्मूला, मतलब मांग की कीमत लॉस का फॉर्मूला, मांग की कीमत लॉस। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले मांग की मात्रा, मांग में अनुपातिक परिवर्तन निकालना पड़ेगा। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा मांग में अनुपातिक परिवर्तन। इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था, मांग में अनुपातिक परिवर्तन का क्या लिखाया था, डेल्टा Q बराबर होता है Q1 माइनस Q, इसका लिखा था Q1 माइनस Q डिवाइड बाई Q। तो इसका Q1 क्या हो जाएगा हमारे लिए, नई कीमत क्या है, Q1 है हमारे पास नई, तो नई डिमांड क्या है हमारे पास 4, और माइनस पुरानी कितनी थी 6 डिवाइड बाई Q, मतलब पुरानी कितनी थी 6। तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास -2/3 इजिकल टू, सॉरी 2/6 इजिकल टू आ जाएगी -1/6। ठीक है, ये हो गई हमारे पास -1/3। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास मांग का अनुपातिक परिवर्तन। अब हम पढ़ते हैं कीमत का, अब हम निकालते हैं कीमत में अनुपातिक
परिवर्तन। इसका फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है P1 माइनस P, ये रहा इसका फॉर्मूला डेल्टा P का। इसको हम डेल्टा Q भी बोल सकते हैं और इसको हम बोलते हैं डेल्टा P। डेल्टा P का फॉर्मूला क्या, P1 माइनस P अपॉन P। तो प्राइस पहले नई कितनी है 10, पुरानी कितनी थी 7 अपॉन पुरानी कितनी है 7, तो यहाँ पे हो गया 3/7। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे उस फॉर्मूले के, अब कोई से भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लेंगे। अब हमें निकालनी है मांग की लोच, तो मांग की लोच, तो मांग की लोच निकालनी है तो -1/3 डिवाइडेड बाई 3/7, तो इजिकल टू आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाई 7/3, तो आंसर आ जाएगा 7/9 माइनस, तो आंसर आ जाएगा इसका 0.77। तो ये हो गई हमारे पास मांग की कीमत लोच कितनी आ गई, मांग की लोच कितनी आ गई 0.77।